टिकट टू हेवन का एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत में कोई टैन राग से पूछ रहा होता है कि तुम बताओ टैन राग, क्या कभी तुम्हें नहीं डाउट हुआ? टैन राग अपने और बाट के उस मोमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं और बोलते हैं, सच बताऊं तो मेरे अंदर भी कई सारी चीजें चल रही होती हैं जो कि शायद मुझे पता ही नहीं है। इसके बाद हम टैन को चर्च में देखते हैं जहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि इस दुनिया में सबसे ऊंचा प्यार है, उसके ऊपर कोई भी चीज नहीं है। और उसके बाद फादर अपनी स्पीच कंप्लीट करते हैं जिसमें वो वहां आए हुए सभी लोगों को थैंक यू कहते हैं कि उन लोगों की वजह से क्रिसमस की सारी चीजें अच्छे से हो गई और साथ ही उन लोगों ने जो डोनेशंस दिए हैं चर्च के लिए। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद में सभी बच्चे मिलकर क्रिसमस ट्री को साफ कर रहे होते हैं और तभी टैन की नजर उसमें लगे हुए एक शीप पे पड़ती है और उसके बाद वो उसके बगल वाली शीप को भी उठा लेते हैं और देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बार्ट को देखते हैं शेरी के साथ में जहाँ पे वो लोग फोटोज देख रहे होते हैं और उसके बाद शेरी उनसे कह रही होती है कि तुम्हें जो फोटो चाहिए तुम ले सकते हो, मैं दूसरी निकलवा लूंगी। और ऐसी फोटोज को देखते हुए बाट की नजर अपनी और टैन के एक फोटो पे जाती है और वो शेरी से पूछते हैं कि क्या मैं ये ले सकता हूँ, जिसपे शेरी कहती है हाँ। तभी वहां पे बाइक से एक लड़का आता है और पास में वो अपनी बाइक लगाकर इन लोगों के पास आता है और वो शेरी के बगल में बैठ जाता है। शेरी बताती है इसका नाम फाय है और फाय से बताती है ये बाट है, टैन का दोस्त। अब बाट उन दोनों को देख रहे होते हैं तो जिसपे शेरी बोलती है हाँ हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। फाय बाट की तरफ देखते हुए कहते हैं तो क्या चर्च के लड़के किसी को डेट कर सकते हैं, जिसपे बाट बोलते हैं मुझे नहीं पता लेकिन शायद नहीं कर सकते हैं। शेरी बाट को बहुत ध्यान से देख रही होती है तो जिसपे बाट बोलता है नहीं मैं किसी को नहीं डेट कर रहा हूँ, जिसपे शेरी कहती है अरे ये तो बहुत बुरी बात है। और उसके बाद वो और फाय वहां से जाने लगते हैं लेकिन बाइक पे बैठने के बाद में फाय से कह रहे होते हैं कि बेब तुम बहुत ज्यादा भारी हो गई हो, जिसपे शेरी उसे ऐसे ही मजाक में मार रही होती है। बाट बहुत ध्यान से उन दोनों को देख रहे होते हैं और उसके बाद अपने हाथ में अपनी और टैन की फोटो देख रहे होते हैं। उसके बाद बाट गार्बेज बैग को साइड में रखने के बाद में एक फोटो निकाल कर उसे देख रहे होते हैं। तभी वहां टैन आते हैं और बाट को देखकर पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, जिसपे बाट वो फोटो छुपा लेते हैं और कहते हैं ये एक सीक्रेट है। जिसपे टैन बोलते हैं अच्छा तो अब हम एक दूसरे से सीक्रेट भी रखने लगे हैं। बाट उनके पास आते हैं और उस फोटो को दिखा रहे होते हैं। टैन बाट के हाथ से उस फोटो को छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं और कामयाब भी होते हैं। फोटो देखते हुए वो बाट से पूछते हैं ये तुम्हें कहाँ मिली, जिसपे वो बताते हैं मैंने शहरी से ली। और टैन के हाथ से वो फोटो छीन लेते हैं। टैन उनसे पूछते हैं क्या मैं इसे ले सकता हूँ, जिसपे बाट बोलते हैं नहीं ये बहुत रेयर है। टैन बाट को वही दोनों शीप दिखाते हुए कहते हैं क्या तुम ट्रेड करना चाहोगे। बाट बोलते हैं मैंने देखा है तुम्हें इसे कूड़े से निकालते हुए, जिसपे टैन बोलते हैं इसमें बुरा क्या है, मुझे ये तुम्हारी तरह लग रहा था, ये देखो। ऐसा कहकर वो शीप दिखा रहे होते हैं जिसपे बाट कहते हैं ये और मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं। फिर भी टैन अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और बाट कहते हैं अच्छा ठीक है मैं हारा, और फोटो के बदले में उस शीप को ले लेते हैं। टैन उस फोटो को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। उधर से कुछ बच्चे जाते हुए बाट को बुला रहे होते हैं काम में हेल्प करने के लिए। बाट जाने से पहले टैन से कहते हैं इसका अच्छे से ध्यान रखना। टैन अभी भी फोटो को देख रहे होते हैं तभी उनकी नजर अपने पैंट के पॉकेट में जाती है जहाँ पे थोड़े से फ्लावर्स थे। बाट टैन को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं और टैन भी स्माइल करते हैं। उसके बाद सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं तो फादर कह रहे होते हैं कि अरे बताओ तुम लोग अभी से थक गए, जिसपे कौन कहता है हम नहीं ये रयू थक गया है। तो रयू बोलता है नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ, मैं तो 10 और बार चेयर्स को उठा सकता हूँ। जिसपे फादर बोलते हैं चलो कोई बात नहीं आज तुम लोगों को एक्स्ट्रा मूवी टाइम मिलेगा। बाट धीरे से टैन से कहते हैं मेरे बगल बैठना। अब रात में सभी बच्चे मूवी देख रहे होते हैं लेकिन टैन के बगल में एक तरफ कॉन्ग और दूसरी तरफ रयू बैठा होता है। बाट बाहर से ये देख रहे होते हैं फिर अंदर आते हैं और रयू को हटने के लिए कहते हैं और टैन के बगल में बैठ जाते हैं, टैन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर। मूवी खत्म होने के बाद में जब सब लोग जा रहे होते हैं तो मास्टर फाक टैन से बोलते हैं कल तुम्हारा ग्रुप हेल्प करेगा ट्रैफिक ड्यूटी में। ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं। सभी बच्चे भाग कर ऊपर जा रहे होते हैं तभी टैन बाट का हाथ पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं क्या तुम ब्लैंकेट बदलना चाहोगे, जिसपे बाट हाँ में सर हिला देते हैं और वो लोग ब्लैंकेट एक्सचेंज कर लेते हैं। सोने के टाइम पे टैन अपने ऊपर वाले बेड पे उसी फ्लावर की पेंटिंग बनाते हैं और देख रहे होते हैं। नेक्स्ट डे जब टैन ट्रैफिक में हेल्प कर रहे होते हैं तो बाट जानबूझकर उन्हें धक्का देते हुए वहां से जाते हैं। टैन उन्हें देखते हैं फिर अपनी पॉकेट देखते हैं जिसमें वही फ्लावर्स थे और उसे लेकर वो स्माइल कर रहे होते हैं। फिर जब अपना लॉकर खोलते हैं तो उसमें भी वही फ्लावर्स थे। अब तो टैन के बाइबल में भी वही फ्लावर थे। उसके बाद जब वो लेटे होते हैं तो हम देखते हैं कि उनके ऊपर वाले बेड पे अब कई सारे फ्लावर्स बने हुए थे। अब क्लासरूम में टीचर लगातार टैन को बुला रहे होते हैं लेकिन वो अपने ख्यालों में खोए हुए थे। अचानक से उन्हें होश आता है और वो भाग कर जाते हैं टीचर के पास से रिपोर्ट बुक लेने के लिए। वो रिपोर्ट बुक सबको बांट रहे होते हैं तभी बच्चे बाहर देखकर चिल्लाने लगते हैं वो देखो जो यहाँ पे है। और जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाते हैं सारे बच्चे बाहर भागने लगते हैं। बाट भी जाते हुए टैन को इशारा करते हैं और टैन जैसे निकल रहे होते हैं कॉन्ग वहां पे आते हैं और कहते हैं ए टैन तुम्हारे रिपोर्ट बुक में फादर ने क्या लिखा है, जिससे टैन कहते हैं मैं बाद में बताता हूँ और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम बाट और टैन को सीनियर्स गाइडिंग ग्रुप के पास देखते हैं तभी वहां पे कॉन्ग भी आ जाते हैं और उसके बाद टैन और कॉन्ग जो के पास बैठते हैं। दूसरी तरफ बाट बैंक के पास बैठते हैं। टैन जो से पूछ रहे होते हैं कि क्या कभी आप थकते नहीं हैं, जिसपे जो बताते हैं मैं थकता हूँ
और तो और कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि मैं आखिर यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई तो चाहिए ही होता है। लेकिन हम लोग भी कुछ कम नहीं है, हमारे पास भी तो प्यार होता है। जिसपे टैन कहते हैं किस तरह का प्यार, जिसपे जो बोलते हैं ऐसा प्यार जो सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है। और बाकी बातें मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम लोग यूनिवर्सिटी आओगे। मुझे पता है कि तुम लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ऐसी उम्र में ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर कभी तुम्हारा दिल किसी चीज की तरफ तुम्हें खींचे तो अपने आप को फोर्स मत करना, रोकना नहीं, अपने दिल की बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। रात के टाइम पे सभी बच्चे मिलके कुछ गिफ्ट्स को पैक कर रहे होते हैं उन सभी पेरेंट्स के लिए जो कल उन्हें लेने आने वाले थे। टैन कैंडल को स्मेल करते हैं और उसके बाद बार्ट से कहते हैं इसको स्मेल करो, देखो ना ये कितनी अच्छी महक रही है और थोड़ा जानी पहचानी सी भी है। तो जिस पे बार्ट स्मेल करते हैं और कहते हैं अरे ये तो वैसी ही लग रही है जैसे फादर के रूम में है। जिस पे टैन कहते हैं अरे हाँ। बाकी सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो बार्ट बोलते हैं ये लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं, घर ही तो जा रहे हैं। जिस पे टैन बोलते हैं पर घर जाना तो बहुत अच्छा है ना, मुझसे पूछो यहाँ सबके जाने के बाद एकदम अकेला लगता है। बार्ट बहुत प्यार से उनसे कहते हैं पर इस बार मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। तभी वहां पे कॉन्ग आते हैं और वो टैन से पूछ रहे होते हैं कि तुमने डिसाइड किया तुम्हें क्या करना है पीजो के साथ मिलकर। जिस पे टैन बोलते हैं पीजो ने बोला है कि मुझे अभी कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। आगे कॉन्ग बोलते हैं और तुम्हारी रिपोर्ट बुक उसमें फादर ने क्या लिखा है। टैन बोलते हैं शायद वो मैं क्लासरूम में ही छोड़ कर आ गया। कैंग उनके सामने उनकी रिपोर्ट बुक रखते हैं और कहते हैं मुझे लगा था तुम थोड़ा और सीरियस हो गए इसे लेकर, और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे होते हैं। तभी कॉन्ग अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं और कॉन्ग की मॉम फादर को फ्रूट्स दे रही होती हैं, बताती हैं ये हमारे फार्म से हैं, एकदम फ्रेश। फादर उनसे कह रहे होते हैं कि गिफ्ट्स की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे कॉन्ग की मॉम कहती है जो आपने कॉन्ग के लिए किया है उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। जिसपे फादर कहते हैं मैंने भले इसको स्कॉलरशिप दी है पर ये भी बहुत मेहनत करता है। ऐसा कहते हुए फादर उन लोगों को कैंडल और कैलेंडर देते हैं। कॉन्ग की मॉम टैन की तरफ देखते हुए कहती हैं मुझे लगा था तुम भी हमारे साथ आओगे, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। ऐसा कहते हुए वो टैन की तरफ एक बैग आगे बढ़ाती हैं। उसके बाद वो लोग वहां से जा रहे होते हैं तो टैन कॉन्ग को बाय कहते हैं, पर कॉन्ग अभी भी नाराज थे। उसके बाद हम टैन और बार्ट को क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पे टैन उस शर्ट को निकालते हैं तो बार्ट कहते हैं ये तो बहुत अच्छी है। टैन बताते हैं कि कॉन्ग की मॉम मेरे लिए लेकर आई। बार्ट उनसे कह रहे होते हैं तुम्हें खुश होना चाहिए पर तुमने मुंह लटका रखा है। जिस पे टैन बोलते हैं कॉन्ग की मॉम बहुत अच्छी है पर वो हर बात पे मुंह फुला लेता है। जिस पे बार्ट उन्हें सजेस्ट करते हैं तो जब वो वापस आएगा तो तुम ये शर्ट पहनकर उसे मना लेना। जिस पे टैन कहते हैं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो जिस पे बार्ट बोलता है तो तुम क्या चाहते हो, मैं उसे मुक्का मारूं। उसके बाद उस शर्ट को उठाकर ऊपर करते हैं और कहते हैं ये देखो ये कॉन्ग देश है और अब मैं इसे पंच करूंगा, और उसे मार रहे होते हैं। टैन ये देख के स्माइल कर रहे होते हैं। तभी वहां पे मास्टर फाक आते हैं और कहते हैं तुम दोनों कल मेरी हेल्प करोगे लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करने में। अगले दिन बुक्स को अरेंज करते हुए टैन जो की फोटो देखते हैं और मास्टर से कहते हैं जो कितने कूल है ना। जिसमें मास्टर बताते हैं कि हाँ वो बहुत ही अच्छा था पढ़ने में खेलने में, और लड़कियों की तो लाइन लगी होती थी चर्च के बाहर, लेकिन उसका दिल एकदम स्टेबल था। तभी बार्ट मास्टर से पूछते हैं इन बुक्स को कहाँ रखना है। जिसपे मास्टर बताते हैं वो पीछे की तरफ, और बाकी दोनों बच्चों को भी उसकी हेल्प करने के लिए भेज देते हैं। टैन मास्टर के सामने बैठते हैं तो मास्टर उनसे पूछते हैं तुम बताओ टैन क्या तुम्हें नहीं कोई डाउट हुआ। और यहीं से एपिसोड की शुरुआत हुई थी। टैन उन्हें बताते हैं कि मैंने अपने आप को एक प्रीस्ट के रूप में कई बार इमेजिन किया है। मास्टर खुश होकर कहते हैं तब तो तुम्हारा दिल भी एकदम जो की तरह है। और ये सारी बातें बार्ट सुन रहे होते हैं। टैन मास्टर से आगे बोल रहे होते हैं कि ऐसा नहीं है, मेरे अंदर भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं और मैं भी बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा गॉड को चूज करूंगा। और आगे वो अपने मास्टर से पूछते हैं क्या आपको कभी कोई डाउट नहीं हुआ। मास्टर उन्हें बता रहे होते हैं कि हमेशा होता है, तुम तो जानते हो ना कि ये रास्ता कितना लंबा है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं गॉड से नहीं डरता हूँ, मैं उन लोगों से डरता हूँ जिन लोगों ने मुझसे इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस कर रखी हैं। मास्टर यही सारी बातों को अपने रूम में बैठकर सोच रहे होते हैं और अपनी रोजरी देख रहे होते हैं। इधर बाट नंगे पैरों से फुटबॉल खेल रहे होते हैं और गोल मारने के बाद में वहीं लेट जाते हैं। एक तरह से हमें इन लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है, जो कुछ भी इनके मन में चल रहा है उसको लेकर। टैन को हम चर्च में देखते हैं जहाँ वो पोछा लगा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे बाट आते हैं। वो टैन को देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं टैन की तरफ और उनके सामने आकर रुक जाते हैं। टैन बगल में जीसस के स्टैचू की तरफ देखते हैं, बाट भी उधर देखते हैं और वो साइड में जाकर बैठ जाते हैं। टैन उनके पास आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। बाट उनसे पूछते हैं तुमने काम खत्म कर लिया। जिसपे टैन बोलते हैं हाँ। बाट बोल रहे होते हैं कि यहाँ कितनी शांति है ना। जिसपे टैन बोलते हैं हाँ, इतनी शांति है कि तुम्हें सब कुछ सुनाई देगा। जिसपे बाट उनसे पूछते हैं तो क्या तुम्हें तुम्हारे मन की बात सुनाई दे रही है। टैन बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। बाट सारा सामान रखकर जैसे ही बाहर की तरफ आते हैं तो वहां पे टैन खड़े होते हैं। बाट उनसे पूछते हैं क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे। जिसपे टैन बोलते हैं नहीं, और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन बाट उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं जो तुम बात कर रहे थे तुम्हारे दिल में डाउट्स की, क्या बस वही सारी बातें हैं। जिसपे टैन बोलते हैं और क्या होगा। बाट उनसे बोलते हैं क्या तुम ये सब होने नहीं दे सकते हो। और ऐसा कहते हुए वो टैन का हाथ पकड़ लेते हैं। जिसपे टैन उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है जब भी तुम मेरे पास होते हो मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। जिसपे बाट कहते हैं पर तुम खुश होते हो ना। जिसपे टैन बोलते हैं हाँ,
बाट उनको दीवार से लगा देते हैं और उनके नेक पे किस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन टैन उन्हें रोकते हुए बार बार उनके नाम से बुला रहे होते हैं। बाट रुक कर उनसे कहते हैं, तुम इतना जोर से मेरा नाम क्यों बुला रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। टैन उनका हाथ पकड़कर उनको थैंक यू कहते हैं और हक कर लेते हैं, और वैसे ही हाथ पकड़े हुए वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद रात के टाइम पे हम उन दोनों को बाहर ऐसे ही वॉक करते हुए देखते हैं, जहाँ पे बाट उनसे बोल रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा सुनसान लग रहा है ना। टैन बोलते हैं, हाँ लेकिन जब मैं छोटा था तब मुझे नहीं समझ आता था, और तुम्हें पता है जब मैं शुरू शुरू में यहाँ आया था ना तो मैं बहुत रोता था, लेकिन सबसे छुप कर वॉशरूम में। बाट उनकी ये बात सुनकर उनको टीज कर रहे होते हैं। फिर थोड़ा आगे चलकर वो उनसे पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें चांस मिलता चुनने का तो क्या तब भी तुम ये रास्ता चुनते? जिसपे टैन बोलते हैं नहीं। तो बाट बोलते हैं, मतलब नहीं चुनते? टैन बोलते हैं, मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। बाट जिद कर रहे होते हैं कि नहीं तुम मुझे बताओ, लेकिन टैन नहीं मान रहे होते हैं। तो बाट कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम धीरे से मेरे कान में बता दो। टैन धीरे से बोलते हैं, नहीं बताऊंगा, और चले जाते हैं वहां से। अब सोने के टाइम पे बाट टैन के ऊपर वाले बेड पे आते हैं, तो टैन कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसपे बाट बोलते हैं, तुम जब तक नहीं बताओगे मैं तुम्हारे पर नजर रखे रहूंगा। टैन बोलते हैं कि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ऐसा कहते हुए वो अपने बेड पे पिलो लगाते हैं और बैठते हुए बाट से कहते हैं, तुम्हें पता है मैं 7th ग्रेड से इसी बेड पे सो रहा हूँ, कभी नहीं चेंज किया। जिसपे बाट बोलते हैं, तो क्या मैं तुम्हारे बगल सो सकता हूँ? जिसपे टैन उनसे कहते हैं, आज तुम्हें हो क्या गया है, ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बाट बोलते हैं, क्योंकि मुझे अकेला लग रहा है, और तुम्हें पता है अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं इस अकेलेपन के साथ मर जाता। और हल्का सा उठते हुए वो टैन को थैंक यू कहते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। टैन भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उनके फिंगर से अपनी फिंगर को टच करते हैं, एकदम इस वाली पेंटिंग की तरह। अगले दिन हम देखते हैं कि मास्टर पार्क उन सभी बच्चों को बताते हैं कि आज फादर नहीं है तो तुम लोगों के लिए फ्री डे है। सभी बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। तभी मास्टर कहते हैं, अच्छा हाँ मुझे याद आया, चर्च में थोड़ा हेल्प की जरूरत है, तो तुम में से कौन करेगा? बाट के अलावा कोई और हाथ नहीं उठाता है। बाट टैन को इशारा कर रहे होते हैं। पहले तो टैन नहीं मानते हैं, पर बाद में मानना पड़ता है, लड़का आखिर प्यार में है ना। खाना खाने के बाद में हम उन दोनों को एक साथ देखते हैं चेयर को वॉश करते हुए, जहाँ पे बाट जानबूझकर पानी टैन के ऊपर गिरा दे रहा था। टैन कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? जिसपे बाट कहता है, मैं तुम्हारे पाप धुल रहा हूँ। जिसपे टैन कहते हैं, अच्छा, और वो बाट से पाइप छीनने लगते हैं, और दोनों ही एकदम भीग गए थे। तभी वहां पे शेरी आती है पा के साथ में। शेरी उन लोग से कह रही होती है, यहाँ पे संक्रांत फेस्टिवल चल रहा है क्या? टैन और बाट उन दोनों के पास आते हैं, जिसपे वो कह रही होती है, तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो क्या? आज तो न्यू ईयर है ना। जिसपे बाट बोलता है, इन सब चीजों के साथ कैसे जाएं कहीं? जिसपे वो बोलती है, कहीं जाना चाहते हो? और जाकर फा के बाइक की चाबी लेकर आती है, और बाट को दे रही होती है, लेकिन तभी फा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ठीक है गैस भरवा देना। फिर वो टैन से पूछती है, मेरा वॉकमैन भी चाहिए? जिसपे टैन बोलते हैं, अगर मिल जाता तो अच्छा है। चाबी और वॉकमैन लेने के बाद में वो दोनों जल्दी जल्दी सारा काम कर रहे होते हैं। पास में शेरी और फा बैठे होते हैं। फा उनसे कहते हैं, तुम्हें पता है बेब, तुमने जस्ट अपने दोस्तों से रूल तोड़वाया है। जिसपे शेरी कहती है, और तुम मेरे साथ हो उसमें? फा उन दोनों की तरफ देख के कह रहे होते हैं, एक ऐसा लड़का जो हमेशा मुश्किलें लाता है, और एक वो जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट है फिर भी मुश्किलों का साथ दे रहा है, बड़ा मुश्किल कॉम्बिनेशन है। जिसपे शेरी उससे पूछती है, तो अगर तुम यहाँ पर होते इस चर्च में तो क्या तुम मुझे डेट नहीं करते? जिसपे फा कहते हैं, क्यों नहीं, जरूर करता। उसके बाद वो दोनों टैन और बाट की तरफ देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों पाइप से खेल रहे होते हैं, और ये देखकर शेरी कहती है, वो दोनों कितना मजा कर रहे हैं ना। तो जिसपे फा कहते हैं, तुम अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो। उसके बाद हम बाट और टैन को कसेट शॉप में देखते हैं, जहाँ पे बाट एक कसेट लेता है मॉडर्न डॉग की, जो 90 बात की थी। उसके बाद वो लोग मस्त बाइक से एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं, और उसी डेजर्ट शॉप पे रुक कर डोनट्स लेते हैं, और इस रास्ते से होते हुए, जो कि दोनों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ था, एक नदी के किनारे की तरफ जाते हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। उसके बाद दोनों लेटे होते हैं, तो बाट गाने सुन रहा होता है। टैन एक ईयरफोन निकाल कर अपने कान में लगाता है और कहता है, इस गाने में तुम्हें क्या पसंद है? बाट उठकर बैठ जाता है और एक लाइन गा के सुनाता है। उसके बाद टैन को एप्पल ऑफर करता है, जिसपे टैन कहता है, नहीं तुम खा लो। बाट एक बाइट लेकर आगे बोलते हैं, जब मुझे पता चला कि उन्होंने इस गाने को क्यों लिखा है, तब मुझे ये गाना और पसंद आने लगा। उसके बाद टैन कैसेट का कवर पेज उठाते हैं, जिसके पीछे लिखा रहता है, हर लाइन के पहले तुम चले जाओगे ये लगाकर लाइन को पढ़िए। उसको पूरा पढ़ने के बाद में टैन कह रहे होते हैं कि मुझे जानना है कि मेरे मॉम डैड कैसा कर रहे होंगे। पार्ट उन्हें समझाते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे मॉम डैड जहाँ भी हैं शांति से हैं। ऐसा कहते हुए वो टैन को अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद पार्ट पेड़ के पास खड़े होते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, जिसपे टैन कहते हैं, मुझे अभी वापस नहीं जाना है। तो बाट कहते हैं, मैं वापस जाने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ। तो टैन उनका हाथ पकड़कर उठते हैं। उसके बाद वो लोग लकड़ी के एक छोटे से ब्रिज पे चलते हैं और सामने वाटरफॉल देखते हैं।
अब वाटरफॉल है तो नहाना तो पड़ेगा ही, इसलिए वो दोनों उसके एकदम पास जाते हैं। थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि रास्ता उतना अच्छा नहीं था, लेकिन पास में एक पेड़ था। बाट उसे दिखाते हुए कहते हैं, टैन इस पे देखो मेरा नाम लिखा हुआ है, मैंने लिखा है। वो बात अलग है कि स्पेलिंग गलत है क्योंकि उस टाइम पे मुझे अपना नाम लिखने नहीं आता था। जिस पे टैन उनसे पूछते हैं, तो क्या तुम यहाँ पर अक्सर आते हो? जिस पे बाट बताते हैं, मैं यहाँ पर अपनी मॉम और डैड के साथ आया करता था। मुझे अपनी फैमिली नॉर्मल लगती थी, जबकि मैं हमेशा अपने मॉम की बॉडी पे चोट के निशान देखता था और वो हर रोज रोती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे समझ आया ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। और मैंने अपने मॉम से पूछा, जब आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो साथ में क्यों हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही मेरे डैड ने। तो मुझे लगा शायद मेरी वजह से वो दोनों साथ में हैं। लेकिन बाद में समझ आया कि मॉम डरती है गॉड से, गॉड की पनिशमेंट से। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बार्ट, उनके डैड और मॉम बैठे होते हैं खाना खाने के लिए। बार्ट के डैड प्रे कर रहे होते हैं और बार्ट प्रेयर खत्म करने के बाद में खाना खाने जा रहे होते हैं। तभी उनके डैड उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, अभी मैं प्रे कर रहा हूँ ना। जिसमें उनकी मॉम बोलती हैं कि डैड से माफी मांगो। बार्ट माफी मांगते हैं और साथ में प्रेयर करने लगते हैं। उसके बाद एक दिन उनके डैड को पता चल जाता है कि वो गे मैगजीन्स पढ़ते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और ऐसे ही उनके ऊपर मैगजीन्स फेंक रहे होते हैं और उन्हें बहुत नीचा दिखा रहे होते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। ये सारी चीजें उनकी मॉम देख रही होती हैं और वो वहीं पास से कैंडल स्टिक उठाती हैं और उनके डैड को मारने लगती हैं। इतना मारती हैं कि उनके डैड खत्म हो जाते हैं। बाट उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, उनके डैड खत्म हो जाते हैं। वो टैन से बताते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से खत्म होंगी। मेरी मॉम जेल चली गई और मैं यहाँ आ गया। तो बताओ, क्या तुम अब भी मुझसे पूछोगे कि मैं गॉड में बिलीव क्यों नहीं करता? तुम्हें पता है, मैं हर रोज प्रे करता था गॉड से कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर शायद गॉड बहुत ज्यादा बिजी थे या उन्हें ये लगता था कि मेरी फैमिली ये सब डिजर्व करती है। टैन को ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है। वो बाट के कंधे पे अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं, तो फिर मैं गॉड से प्रे करूंगा तुम्हारी मॉम के लिए। बाट उनसे थैंक्स कहते हैं और कहते हैं, तुमने ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है, हम ट्रिप पे आए हैं ना। और उसके बाद उनका हाथ मांगते हैं। टैन उन्हें अपना हाथ देते हैं। उसके बाद वो लोग उसी वाटरफॉल में बैठे होते हैं जहाँ पे बाट उनसे कहते हैं, अब तुम ये मत कहना कि तुम पहली बार वाटरफॉल देख रहे हो। जिस पे टैन कहते हैं, भले ही मैं यहाँ पर रहता हूँ जहाँ पे वाटरफॉल है, पर मैं आज तक कभी यहाँ नहीं आया। और अपने हाथों से कैमरे जैसा पोस्चर बनाते हुए कहते हैं, हमें कैमरा लेकर आना चाहिए था। जिस पे बाट कहते हैं, कोई बात नहीं, जब भी तुम चाहोगे मैं तुम्हें वापस यहाँ पर लेके आऊंगा। टैन उनसे बोलते हैं, पक्का ना? तो जिस पे बाट बोलते हैं, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा घर उड़ जाए। उसके बाद वो लोग पानी में खेल रहे होते हैं। फिर बाट अपनी शर्ट निकालते हैं और टैन भी अपनी शर्ट निकालते हैं और वो लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं। बाट टैन की रोजरी की तरफ देख रहे होते हैं। टैन अपनी रोजरी पकड़े होते हैं और उसके बाद उसे भी उतार के रख देते हैं। और वो लोग ऐसे ही पानी में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे होते हैं, हग कर रहे होते हैं और ऐसे ही एक दूसरे के फिंगर्स को टच कर रहे होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं और उसके बाद में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और अब उस पेड़ पे बाट के साथ साथ टैनरा का भी नाम होता है। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।